ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोली की आवाज सुनते ही कॉरिडोर में खड़ी सभी लोग अचानक शांत हो गए और कैलाश की ओर देखने लगे। कैलाश ने रश्मि को गन पॉइंट पर पकड़ रखा था। रश्मि ने झटके से अपने शरीर को जमीन पर गिराने की कोशिश की, मगर उसके झटके की वजह से रश्मि का एक हाथ हवा में उछलकर ठीक कैलाश की छाती के आगे आ गया। कैप्टन डिसिल्वा ने जो गोली चलाई थी वह गोली सीधे जाकर रश्मि के हाथ को लगी। गोली के लगते ही रश्मि दर्द की मारे जोर से चीखी। रश्मि की चीख निकलते ही कैलाश को इस बात का एहसास हुआ कि जो गोली कैप्टन डिसिल्वा ने कैलाश को जान से मारने के लिए चलाई थी वह रश्मि को लग गई थी। कैलाश और रश्मि इंटेरोगेशन रूम के ठीक बाहर खड़े थे। इंटेरोगेशन रूम के अंदर कुछ साथी ऑफिसरों के साथ अनिका जमीन पर गिरे हुए तारक मजूमदार को सीपीआर देने की कोशिश कर रही थी। जब गोली की आवाज आई तो अनिका और साथी ऑफिसरों का ध्यान भी कैलाश की ओर चला गया। जब अनिका ने देखा कि गोली कैलाश को नहीं लगी बल्कि रश्मि के हाथ पर लगी थी तो कहीं न कहीं अनिका ने राहत की सांस ली और फिर से तारक मजूमदार को सीपीआर देने की कोशिश करने लगी। जैसे ही रश्मि दर्द की मारी जमीन पर गिरी, बाकी ऑफिसर ने कैलाश अधिकारी पर अटैक करने के लिए अपनी अपनी बंदूकें उठा ली, मगर कैलाश ने अपना होश संभालते हुए दर्द से चीख रही रश्मि का हाथ पकड़ा और फिर से उसे होस्टेज बना लिया। कैलाश ने कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा निशाना चूक सकता है मगर मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चुकेगा। यह बात तुम भी याद रखना और अपने ऑफिसरों को भी समझा देना। कैलाश बड़े ही ध्यान से रश्मि को पकड़कर एसटीआर केस से नीचे उतरने लगे। रश्मि दर्द से चीख रही थी, मगर कैलाश जानते थे कि रश्मि की जान को कोई खतरा नहीं था और अगर उन्हें अपनी जान बचानी थी तो रश्मि को ढाल बनाकर रखना था। कैलाश के पीछे पीछे कैप्टन डिसिल्वा, इंस्पेक्टर अब्बास और बाकी साथी ऑफिसर भी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। धीरे धीरे कैलाश स्पेशल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे। कैलाश रश्मि को पकड़कर अपने कदम पीछे बढ़ा रहे थे। वह बड़े ही ध्यान से अपने आसपास से आने वाले हर खतरे को जांच परख कर आगे बढ़ रहे थे। कैप्टन डिसिल्वा के आगे इंस्पेक्टर अब्बास हाथ में गन लिए धीरे धीरे कैलाश का पीछा कर रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने कैलाश से कहा, देखो, अगर तुम इस तरह से यहाँ से भाग जाओगे तो पूरी की पूरी दिल्ली की पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और कानून की नज़रों में तुम बड़े साहब की खूनी मान लिए जाओगे। अगर तुमने बड़े साहब को नहीं मारा है तो यहीं सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैलाश रश्मि को लेकर लगातार अपने कदम पीछे बढ़ा रहे थे। वह इस वक्त इंस्पेक्टर अब्बास की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते थे। स्पेशल डिपार्टमेंट के ऊपर से अचानक ही कैलाश का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका था। वह जानते थे कि अब स्पेशल डिपार्टमेंट की किसी भी बात पर भरोसा करने का मतलब था उनकी मौत। जब वो यह सोचने लगे कि वह किस तरह इस जगह से बाहर निकले, तभी पीछे से एक काली गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, चलो बॉस, गाड़ी तैयार है, जल्दी से आकर बैठ जाओ। जब कैलाश अधिकारी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह यह देखकर चौंक गए कि उनका खास आदमी अविनाश एक बड़ी काली गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था। अविनाश वही आदमी था जो ब्लैक कैट के साथ ईमेल पर बातें किया करता था। अपने बॉस को बचाने के लिए अविनाश अभी भी देश छोड़कर गया नहीं था। वह स्पेशल डिपार्टमेंट के आसपास किसी मौके की तलाश में था। जब वह अपने बॉस कैलाश को स्पेशल डिपार्टमेंट की गिरफ्त से बचाकर देश से बाहर ले जा सके, मगर स्पेशल डिपार्टमेंट में कड़क सिक्योरिटी होने के कारण वह अब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था। आज अपने बॉस को इस तरह बाहर आते देखकर उसे अपना मकसद पूरा होते नजर आ रहा था। अविनाश को कार में बैठा देखकर कहीं न कहीं कैप्टन डिसिल्वा ने राहत की सांस ली। कैप्टन डिसिल्वा यह चाहते थे कि किसी भी तरह वह कैलाश को एनकाउंटर में मार दे और अगर ऐसा ना हो पाए तो कम से कम कैलाश स्पेशल डिपार्टमेंट और इस देश को छोड़कर इतनी दूर भाग जाए कि कभी किसी की गिरफ्त में ना आए। उनके किए पर पर्दा डालने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। अविनाश को काली गाड़ी में बैठा देखकर कैप्टन डिसिल्वा ने सबसे कहा, वह देखो, वह अविनाश का खास आदमी, यह भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक है। मुझे लगता है यह लोग कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ आए हैं।
कैलाश के पूरी गैंग मिलकर इस साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लगता है बड़े साहब का खून करने के पीछे इन्होंने कई दिनों की प्लानिंग की है। इस वक्त कैप्टन डिसिल्वा जो कुछ भी कह रहे थे वह हर बात स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के सामने यह बात साबित कर रही थी कि किस तरह कैलाश ने एक गहरी साजिश के जरिए बड़े साहब यानी कि तारक मजूमदार को मौत के घाट उतारा था। कैप्टन डिसिल्वा की बात सुनते ही कैलाश गुस्से से तिलमिला उठे। वो जानते थे कि अविनाश का यहाँ होना इत्तेफाक था। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैलाश ने रश्मि को ठीक अपने सामने गन पॉइंट पर रखा था। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए स्पेशल डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसरों से कहा, इस आदमी की बातों में मत आना, यह झूठ बोल रहा है। मैंने बड़े साहब को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, आप लोग धोखा खा रहे हैं। यह कहते हुए कैलाश ने रश्मि के गले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जिसकी वजह से रश्मि का चिल्लाना और भी बढ़ने लगा था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कैलाश से कहा, देखो कैलाश, तुम्हें बिल्कुल शांत दिमाग से सोचना होगा। अगर तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो हमारे पास यह मौका होगा कि हम साबित कर सके कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है या नहीं, इस बात का पता तभी लगाया जा सकता है जब तुम हमारे साथ रहोगे। अगर तुम यहाँ से भाग गए तो कानून की नज़रों में तुम गुनाहगार साबित हो जाओगे। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें सज़ा नहीं होगी और तुम बिल्कुल आम इंसान की तरह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह पाओगे। डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसरों के साथ साथ श्रेया भी कैलाश का पीछा कर रही थी। जब कैलाश ने श्रेया की आंखों में आंखें डालकर देखा तो उन्हें एक पल के लिए इस बात का एहसास हुआ, इंस्पेक्टर अब्बास जो कुछ भी कह रहे थे उस बात में सच्चाई थी। अगर वह दिन दहाड़े सबके सामने यहाँ से भाग गए तो वह इस देश में कभी लौट कर नहीं आएंगे और ना ही अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे। इसका मतलब यह था कि वह श्रेया को आज के बाद दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। जब कार में बैठे अविनाश ने यह देखा कि कैलाश को कंफ्यूजन में नजर आ रहे थे तो उन्हें आवाज लगाते हुए अविनाश ने कहा, देखो बॉस, हमें यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और आप इन स्पेशल डिपार्टमेंट वालों की बात पर बिल्कुल भरोसा मत करना। इन पर भरोसा करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। विनोद भी यहीं पर अभी रुका हुआ है। हम लोग बहुत जल्द देश छोड़कर चले जाएंगे। आप बस जल्दी से कार में बैठ जाइए। अविनाश ने जो कुछ भी कैलाश से कहा था वह स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसरों ने सुना था। कैप्टन डिसिल्वा अब बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कैलाश अविनाश के साथ कार में बैठकर भाग जाए। इससे यह साबित हो जाएगा कि मौका ए वारदात में कैलाश अपने साथियों के साथ भाग निकले थे और उनका जुर्म अपने आप साबित हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो बस किसी तरह भागने की कोशिश करते हुए कैलाश का एनकाउंटर हो जाए। कैलाश जो अपनी बेटी के प्यार के हाथों में मजबूर थे, वह भी इंस्पेक्टर अब्बास से कही हुई बात पर गौर कर रहे थे, मगर कहीं न कहीं अविनाश की बात भी उन्हें सच्ची लग रही थी। उन्होंने एक बार कैप्टन डिसिल्वा पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब स्पेशल डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर की बात पर विश्वास करके वह अपनी गलती दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए रश्मि को अपने साथ घसीटते हुए कैलाश अधिकारी अविनाश की कार के पास पहुंचे। जैसे ही कैलाश कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने की कोशिश करने लगे, स्पेशल डिपार्टमेंट के कैंपस में अनिका तेजी से चलकर आई और कैलाश की ओर देखकर कहने लगी, रुक जाइए अंकल, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका की बात सुनते ही सारे लोग हैरान होकर अनिका को देखने लगे। कैप्टन डिसिल्वा अनिका की बातें सुनकर हैरान हो गए थे। वह किसी तरह यह चाहते थे कि जल्द से जल्द कैलाश उनकी नज़रों से दूर हो जाए। अनिका की ओर देखकर कैलाश ने कहा, नहीं बेटा, मुझे जाना होगा, मुझे माफ़ कर देना और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। इस दुनिया में मुझे तुमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि तुम जरूर जिंदगी के हर कदम पर मेरी बेटी के साथ खड़ी रहोगी, मगर इस वक्त मुझे यहाँ से जाना है। भले ही तुम लोगों को लग रहा है कि मैं ही मुजरिम हूँ, अगर हो सके तो अपने अंकल की बात का विश्वास करना। बड़े साहब को मैंने नहीं मारा है, कैप्टन डिसिल्वा ने ही मारा है। जैसे ही कैलाश ने यह बात कही, कैप्टन डिसिल्वा ने बाकी ऑफिसरों को इशारा करते हुए कहा, देखो ये यहाँ से जिंदा जाने ना पाए। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी इस आदमी को और उसके साथी को शूट कर दो।
उन्होंने हमारे बड़े साहब की जान ली है। हम कैलाश और उसकी गैंग को सबक सिखा कर रहेंगे। हम भी इन्हें बता देंगे कि अगर यह लोग हमारे ही डिपार्टमेंट में घुसकर हमारे ही सीनियर ऑफिसर की जान ले सकते हैं तो हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। यह लोग बड़े साहब की जान लेकर यह साबित करना चाहते हैं कि इनका अंडरवर्ल्ड हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है। वह जब चाहें जिसे चाहें हमारे घर में घुसकर हमें मार सकते हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह बातें करके कैप्टन डिसिल्वा दरअसल अपने ऑफिसरों को कैलाश के खिलाफ उकसा रहे थे। जोश ही जोश में काफ़ी ऑफिसरों ने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखकर कहा, कैप्टन डिसिल्वा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हमें ऑर्डर दीजिए। हम अभी के अभी इस आदमी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अंडरवर्ल्ड वाले दोबारा हम पर नज़र उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने ऑफिसरों को शांत करते हुए कहा, हम लोग पहले फायर नहीं कर सकते, यह बात तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। अब तक उसने कोई गोली नहीं चलाई और हमारा मकसद है क्रिमिनल को पकड़कर क्राइम की तह तक जाना। उसे मारने से सच्चाई नहीं पता चलेगी। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनते ही कैप्टन डिसिल्वा गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखते हुए कहा, क्या अब्बास, तुम्हें मेरे कहे पर विश्वास नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ और वो कैलाश सच बोल रहा है? देखो, हमारी अपनी रंजिश का फ़ायदा उन्हें उठाने का मौका मत दो। चलो, मैं सबके सामने मान लेता हूँ कि स्पेशल डिपार्टमेंट में आज से तुम्हारा ही राज चलेगा, मगर किसी भी कीमत पर हम मरे हुए बड़े साहब के हत्यारे को इस तरह आसानी से जाने नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर अब्बास मैं भी अपनी दलील देते हुए कहा, अगर कैप्टन, इसका मतलब यह नहीं कि हम इस तरह उन्हें गोलियों से छलनी कर दें। कानून भी अपराधी को सजा देने से पहले उसकी बात रखने का मौका देता है और हम इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर अब्बास की बात का विरोध करते हुए कुछ साथी ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, मगर हम बड़े साहब की मौत का बदला लेकर रहेंगे। तभी अनिका की ऊंची आवाज़ सभी के कानों पर पड़ी। तब अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास और उस सभी साथियों के सामने देखकर कहा, किसने कहा तुमसे कि बड़े साहब की मौत हो चुकी है? अनिका की बात सुनते ही सारे लोग चौंक गए। सभी लोग अनिका की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका के कहने का मतलब यह था कि बड़े साहब यानी कि रिटायर स्पेशल ऑफिसर तारक मजूमदार अभी भी जिंदा थे। बड़े साहब की जिंदा होने की खबर सुनकर कैलाश ने भी अपने बढ़ते हुए कदम को रोक लिए। अविनाश की कार के बिल्कुल पास खड़े होकर कैलाश अनिका की बात सुनने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रिटायर ऑफिसर तारक मजूमदार अभी सांस ले रहे हैं। मैंने उन्हें CPR दिया है, जिसकी वजह से उनकी बंद हुई धड़कनें फिर से धड़कने लगी है। वह दोबारा सांस लेने लगे हैं। गोली उनकी गर्दन में लगी थी, इसलिए इस वक्त तो वो कोमा में हैं, मगर हाँ, हम उन्हें बचाने में कामयाब हो गए हैं। यह खबर सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने राहत की सांस ली। बाकी सारे ऑफिसर भी यह खबर सुनकर काफ़ी हल्का महसूस करने लगे थे, मगर कहीं न कहीं कैप्टन डिसिल्वा के होश उड़ गए थे। उनके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। भटकती हुई आवाज़ में कैप्टन डिसिल्वा ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह ठीक हो जाएंगे? अनिका बड़े ही गौर से कैप्टन डिसिल्वा के हाव भाव देख रही थी। अनिका ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा, जरूर, मेरे पास इनका इलाज है। यह सुनकर कैप्टन डिसिल्वा के चेहरे की घबराहट बढ़ने लगी थी, मगर अपने साथियों के सामने कैप्टन डिसिल्वा अपनी घबराहट जाहिर नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्होंने अनिका से कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, बड़े साहब जिंदा हैं। यह सुनकर कहीं न कहीं मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हुआ है, वरना मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहता कि मेरी वजह से कैलाश ने बड़े साहब को जान से मार दिया। आखिर मैं ही तो उन्हें मीटिंग के लिए ले गया था। अनिका जानती थी कि कहीं न कहीं कैप्टन डिसिल्वा जो कुछ भी कह रहे थे वह सब झूठ था। उनके मन में कुछ और ही बात चल रही थी। भले ही कैलाश एक इंटरनेशनल डॉन थे, मगर ब्लैक कैट होने के नाते अनिका पिछले कई सालों से कैलाश को अच्छी तरह जानती थी। वह कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते थे। यह बात भी अनिका अच्छी तरह समझती थी, मगर इस वक्त अनिका के पास किसी भी बात का सबूत नहीं था। कैप्टन डिसिल्वा ने जो कुछ भी किया था वह काफ़ी सफाई से किया था। उन्होंने सारे सबूत कैलाश के खिलाफ कर दिए थे। अंदर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, जिसमें एक को गोली लगी थी, एक पुलिस वाला था और तीसरा अंडरवर्ल्ड का डॉन। जिस बंदूक से तारक मजूमदार को गोली लगी थी
उस बंदूक पर कैलाश की उंगलियों के निशान मिलने वाले थे। तमाम सबूत कैलाश के खिलाफ थे। उसके पास विक्टिम को मारने के लिए हथियार भी था और मोटिव भी था। अनिका ने कैलाश की ओर देखकर कहा, अंकल आप रुक जाइए, ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा जिससे कानून आपके खिलाफ हो जाए। कैलाश ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, कानून तो काफ़ी साल से मेरे खिलाफ हो गया है। चलो अच्छा हुआ कि बड़े साहब अभी भी जिंदा हैं, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर अपने आप को मैंने यहीं सरेंडर कर दिया तो मुझ पर मुश्किलें बढ़ती जाएगी। मेरा यहाँ से चला जाना ही मेरे लिए अच्छा होगा। भले ही अनिका ने यह कहा था कि बड़े साहब की जान को अब कोई खतरा नहीं था, मगर कहीं न कहीं कैलाश को अनिका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि कैलाश को अनिका की काबिलियत पर शक था, मगर कैप्टन डिसिल्वा ने बड़े साहब को बहुत नज़दीक से गोली मारी थी। बड़े साहब को ठीक गर्दन पर गोली लगी थी। इस उम्र में इतनी नाजुक हालत में बड़े साहब का बचना कैलाश को बहुत मुश्किल लग रहा था, और अगर अनिका उनके शरीर में सांसें भरने में कामयाब भी हो गई तब भी कुछ घंटे बाद कमजोर शरीर के चलते बड़े साहब जिंदगी और मौत के बीच की जंग जरूर हार जाते। अनिका ने जब सबके सामने यह कहा कि बड़े साहब अभी भी जिंदा हैं, तब वह कैप्टन डिसिल्वा के चेहरे के हाव भाव देखना चाहती थी। कैप्टन डिसिल्वा की घबराहट देखकर अनिका समझ चुकी थी कि कैलाश जो कुछ भी कह रहे थे वह सब सच था। अनिका ने बड़े साहब की जिंदा होने वाली बात झूठ कही थी, मगर अनिका के झूठ से कैप्टन डिसिल्वा के झूठ से पर्दा उठ चुका था। अनिका ने कैलाश की ओर देखते हुए कहा, हो सकता है बहुत जल्द ऑफिसर तारक मजुमदार को होश आ जाए, वह हम सबको बता सके कि आखिर अंदर तुम तीनों के बीच हुआ क्या था। अगर यहाँ रहेंगे तो आपके पास मौका रहेगा आपकी बेगुनाही साबित करने का, लेकिन अगर आप यहाँ से भाग गए तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। अब फैसला आपको करना है। अनिका की बात सुनते ही कैप्टन डिसिल्वा के साथ खड़ा तारक मजुमदार का बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह बात करके उन्हें ऑप्शन क्यों दिए जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि इसी वक्त गोली मार दो इस आदमी को। मैं अपने पिताजी का बदला लेकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस आदमी को यहाँ से भागने मत देना। मेहुल की बात सुनने के बाद अपनी वॉकिंग टॉकी में कैप्टन डिसिल्वा ने अपने शार्प शूटर से कहा, जैसे ही मौका मिले कैलाश को गोली मार दो और देखना गलती से कहीं रश्मि को गोली न लग जाए। कैलाश ने रश्मि को बड़े ही जोर से पकड़ रखा था। रश्मि के हाथों से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि रश्मि की सांसें धीरे धीरे फूलने लगी थी। अनिका ने वॉकी टॉकी पर कैप्टन डिसिल्वा को अपने शार्प शूटर से बात करते हुए सुन लिया था, मगर वह अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त कैप्टन डिसिल्वा को रोक नहीं सकती थी। कैलाश ने रश्मि को होस्टेज बनाकर रखा था, और ऐसी सिचुएशन में ऑफिसरों को यह इंस्ट्रक्शन होती है कि सबसे पहले उन्हें होस्टेज की जान को बचाना है, चाहे उसके लिए उन्हें पकड़ने वाले को गोली क्यों न मारनी पड़े। अनिका जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था। अनिका किसी तरह कैलाश को सरेंडर करने के लिए मनवाना चाहती थी। अनिका ने कैलाश की ओर देखते हुए कहा, अंकल जरा सोचिए, अगर आप यहाँ से भाग निकले तो श्रेया के दिल पर क्या गुजरेगी? सालों तक अपने बाप के प्यार को तरसती रही आपकी बेटी, और आज इस तरह अगर आप उसे छोड़कर चले जाएंगे तो उसके दिल में आपके लिए किस तरह की यादें रहेंगी। अनिका की बात सुनने के बाद कैलाश ने श्रेया की ओर देखा। श्रेया की आंखों में देखते ही कैलाश पूरी तरह से पिघलने लगे थे। उन्हें श्रेया की आंखों में अपने लिए प्यार के साथ साथ चिंता भी नजर आ रही थी। श्रेया चुपचाप कुछ ऑफिसरों के पीछे खड़ी अपने पापा को देख रही थी। कहीं न कहीं श्रेया भी यह चाहती थी कि उसके पापा इस वक्त अपने साथी के साथ फरार हो जाएं। श्रेया को इस बात की चिंता थी कि अगर स्पेशल डिपार्टमेंट की हिरासत में उसके पापा रहें तो हो सकता है आज जिस तरह तारक मजुमदार को गोली मार दिया गया था उसी तरह कल उसके पापा को भी मार दिया जाएगा। भले ही पूरी जिंदगी श्रेया एक इंटरनेशनल डॉन और खुनी की बेटी कहलाई जाएगी, मगर उसे इस बात की तसल्ली होगी कि उसके पापा इस दुनिया के किसी कोने में बिल्कुल महफूज हैं। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्रेया यह नहीं जानती थी कि उसके आंसू लगातार उसके पापा को कमजोर बना रहे थे। कैलाश यह फैसला ले चुके थे कि वह अविनाश के साथ कार में बैठकर फरार हो जाएंगे, मगर श्रेया की आंखों में अपने लिए प्यार और चिंता देखते ही कैलाश फिर से काफी कंफ्यूज हो गए थे। वह अपने आप को बचाना चाहते थे, मगर अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहते थे। रश्मि के माथे पर गन रखकर कैलाश गहरी सोच में डूब गए। अंदर से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा अविनाश बार बार कैलाश को आवाज लगा रहा था,
वह कह रहा था, चलो बॉस, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इन्होंने अब तक पूरे शहर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा, हमें पुलिस की नज़रों से बचकर निकलना होगा, जल्दी कीजिए। तभी कैलाश ने अपने एक हाथ से अविनाश की कार का दरवाज़ा खोला। सारे ऑफिसर अलर्ट हो गए और अपनी अपनी बंदूकें कैलाश की ओर तान दी। कैलाश ने कार का दरवाज़ा खोलकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए अविनाश से कहा, तुम चले जाओ यहाँ से। कैलाश की बात सुनकर अविनाश हैरान रह गया। उसने कैलाश से कहा, बॉस प्लीज इस वक्त आपको दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो इस वक्त आपको यहाँ से निकलना होगा। हम बाद में कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे आपकी बेटी से मिलने का, मगर इस वक्त आपको मेरे साथ चलना होगा। कैलाश ने इस बार चिल्लाते हुए अविनाश से कहा, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, यह मेरा ऑर्डर है। पूरी गैंग में कैलाश का हुक्म कोई टाल नहीं सकता था। उसने गैंग के सभी साथियों को अपने भाई की तरह रखा था। वह नहीं चाहता था कि अविनाश उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। अविनाश भी यह बात अच्छी तरह जानता था कि अगर कैलाश के साथ साथ वह भी पकड़ा जाता है तो उनको बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वह स्पेशल डिपार्टमेंट के हाथों गिरफ्तार हो गया तो वह चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकेगा। उसके पास कैलाश की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अविनाश ने जोर से गाड़ी के एक्सीलेटर पर अपना पांव रखा और तेजी से कार स्पेशल डिपार्टमेंट के कैंपस से बाहर निकाल कर ले गया। स्पेशल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर ने जैसे ही अविनाश का पीछा करने की कोशिश की, कैलाश ने अपने गन पॉइंट पर उन्हें रोक लिया। जब कैलाश को इस बात का भरोसा हो गया कि अविनाश उन लोगों की पहुंच से दूर निकल चुका था, तो तब अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कैलाश ने आत्मसमर्पण का इशारा कर दिया। जैसे ही कैलाश ने रश्मि को छोड़ा, वो तेज सांसें लेते हुए जमीन पर गिरी। तभी वॉकी टॉकी पर अपने शार्प शूटर को ऑर्डर देते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, चला दो गोली। कैप्टन डिसिल्वा की बात सुनते इंस्पेक्टर अब्बास ने शार्प शूटर की बंदूक नीचे करते हुए कहा, आप यह नहीं कर सकते, उन्हें सरेंडर करने की पहल की है। कानून के मुताबिक एक सरेंडर कर रहे इंसान को हम गोली नहीं मार सकते। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सच थी और कैप्टन डिसिल्वा यह भी जानते थे कि वह इस वक्त इंस्पेक्टर अब्बास के साथ किसी भी तरह की तकरार नहीं कर सकते थे। जैसे इंस्पेक्टर अब्बास ने यह कहा, कुछ ऑफिसरों ने आगे बढ़कर कैलाश को अपनी हिरासत में ले लिया। कुछ ऑफिसर धीरे से चलकर कैलाश के पास गए और उनके दोनों हाथ पीछे करके उन्हें हथकड़ी पहना दी। कैलाश मन ही मन यह सोच रहे थे कि जिस स्पेशल डिपार्टमेंट का अंडर कवर एजेंट बनकर उन्होंने इतने साल उनके लिए काम किया, आज उसी डिपार्टमेंट के लोग उसे एक क्रिमिनल बनाकर कस्टडी में ले जा रहे थे। कहीं न कहीं उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दूर खड़ी श्रेया काफ़ी देर से अपने पापा के हर एक्सप्रेशन को गौर से नोटिस कर रही थी। तभी मेहुल मजुमदार धीरे से चलकर कैलाश के पास आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेहुल ने कैलाश को मुंह पर जोर से एक मुक्का मार दिया। कैलाश की होठों से खून बहने लगा। मेहुल ने दबी हुई आवाज में कैलाश के बिल्कुल पास जाकर कहा, ये मेरे पापा के ऊपर हमला करने के लिए। कैलाश ने भी अपनी नजरें उठाकर मेहुल की ओर देखा। उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा था, मगर किसी तरह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर कैलाश ने मेहुल से कहा, बड़े साहब के लिए मैंने तुम्हारा यह मुक्का मंजूर कर लिया। कैलाश के तेवर देखकर मेहुल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर इससे पहले कि मेहुल एक और बार कैलाश के ऊपर हाथ उठाता, तभी साथी ऑफिसरों ने मेहुल को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, सर प्लीज, अब यह हमारी हिरासत में है। अब हमें जो कुछ भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। दूर खड़ी श्रेया अपने पापा के चेहरे पर लगा घाव देखकर उनका दर्द महसूस करने लगी थी। अचानक ही श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, अनिका, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष हैं। अनिका जानती थी कि श्रेया पूरी तरह से अंदर से इमोशनली टूट चुकी थी। अपने पापा को इतने सालों बाद मिलने के बावजूद श्रेया को लगने लगा था कि बहुत जल्द वह अपने पापा को फिर से अपने जिंदगी से खो देगी। कैलाश को स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हथकड़ी लगाकर फिर से स्पेशल डिपार्टमेंट में बने इंटेरोगेशन रूम में ले गए। कैलाश के अंदर जाते ही अनिका ने श्रेया से कहा, देखो, इस वक्त मुझे नहीं लगता यहाँ रहने से कुछ हासिल होने वाला है। यह बात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। कुछ वक्त लग सकता है किसी नतीजे पर आने के लिए। मेरी बात मानो, प्लीज़ तुम इस वक्त घर चली जाओ, थोड़ा आराम करो। मैं यहीं रुकती हूँ कैलाश अंकल के पास।
श्रेया भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अब स्पेशल डिपार्टमेंट में रुकने का कोई फायदा नहीं था। वो अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती थी। पिंकी भी स्कूल से लौटने का वक्त हो गया था। श्रेया अनिका की बात मानकर ड्राइवर के साथ कार में बैठकर वापस घर चली गई। जब अनिका फिर से स्पेशल डिपार्टमेंट की लॉबी में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ ऑफिसर्स कैलाश को इंटेरोगेशन रूम के अंदर ले जा रहे थे। लॉबी में इंस्पेक्टर अब्बास, कैप्टन डिसिल्वा और मेहुल मजुमदार एक दूसरे से इस केस को लेकर कुछ बात कर रहे थे। तभी अनिका दौड़कर उस इंटेरोगेशन रूम के अंदर गई, जहां जमीन पर अभी भी तारक मजुमदार बेहोश पड़े थे। स्पेशल डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर ने पहले ही हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को बुला लिया था। कुछ डॉक्टर तारक मजुमदार को एग्जामिन करने के बाद एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक डॉक्टर ने कहा, गोली बिल्कुल गर्दन के पिछले हिस्से में लगी है। मुझे लगता है जरूर इसका असर सीधा इनके दिमाग पर हुआ है और इस वक्त पेशेंट की आंखें देखकर मुझे लग रहा है कि वह ब्रेन डेड हो चुके हैं। हमने यहाँ पहुँचने में काफ़ी देर कर दी है, इन्हें बचाना नामुमकिन है। तभी एक दूसरे अटेंडिंग डॉक्टर ने कहा, सही कह रहे हैं आप, मुझे भी लग रहा है इनका बचाना नामुमकिन है। अगर शरीर के किसी और हिस्से पर गोली लगी होती तो बचाने की कोई उम्मीद थी, मगर इस गोली के लगने की वजह से असर सीधा दिमाग पर हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें इस वक्त हॉस्पिटल से ले जाकर भी कोई फायदा हो सकता है। दोनों डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए अनिका ने कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हमें इसी वक्त इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वहाँ मेरे डॉक्टरों की टीम यह केस अपने हाथ में ले लेगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका की बात सुनकर दोनों डॉक्टर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी अनिका ने अपना आईडी कार्ड निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा, मैं हूँ डॉक्टर अमृता और यह केस मैं हैंडल कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता का नाम सुनते ही वह दोनों डॉक्टर अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। उनमें से एक डॉक्टर ने अनिका के साथ ही हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और हाँ, अगर यह केस आपने अपने हाथ में लिया है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सजेशन की आपको कोई ज़रूरत है। यह कहकर उस डॉक्टर ने अपने आदमियों से स्ट्रक्चर उठाने का इशारा किया। हॉस्पिटल के कुछ लोग स्ट्रक्चर पर तारक मजुमदार को हॉस्पिटल से ले जाने के लिए इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गए। जैसे ही तारक मजुमदार का स्ट्रक्चर स्पेशल डिपार्टमेंट की लॉबी में पहुंचा, मेहुल ने उन लोगों के बढ़ते हुए कदम को रोकते हुए कैप्टन डिसिल्वा से कहा, अब मुझे एक पल के लिए भी यह बर्दाश्त नहीं है कि वह आदमी जिसने मेरे बाप की यह हालत की है वह अपने इंटेरोगेशन रूम में चैन से बैठा रहे। अभी इसी वक्त उसे सजा दे देनी चाहिए। यह सब कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट में हुआ है, आप लोग की हाजिरी में हुआ है, फिर आप लोगों को डर किस बात का है? मेहुल के कहने का मतलब यह था कि स्पेशल डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे स्पेशल पावर दिए जाते थे जो आम पुलिस के पास नहीं होते थे। अगर उन्हें कोई ऐसा केस नज़र आता है जिसमें अपराधी उनकी नज़रों के सामने हो और वह ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर उस अपराधी को सजा दे सकते थे, मगर किसी तरह इंस्पेक्टर अब्बास ने ऐसा होने से रोक रखा था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि अभी तारक मजुमदार पर हुए हमले की जांच करनी बाकी है। कहीं न कहीं इसका सीधा मतलब यह भी था कि इंस्पेक्टर अब्बास को कैप्टन डिसिल्वा की बात पर शक था। कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखकर कहा, हमारे एक रिटायर्ड ऑफिसर पर इतना खतरनाक हमला हुआ है, फिर तुम क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। यह सब कुछ तुम इसलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी श्रेया का बाप है और अनिका श्रेया की सबसे अच्छी दोस्त है। यह बात तो किसी से छुपी नहीं है। सच बताओ अब्बास, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? हालांकि अनिका ने कहा था कि वह तारक को बचा सकती है, मगर तारक के चेहरे को देखकर और उनके गर्दन पर लगी गोली की ओर देखकर मेहुल को कहीं न कहीं अनिका की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अपने पापा का चेहरा देखकर बार बार मेहुल का खून खौल रहा था। मेहुल ने कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखकर कहा, अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो उस कैलाश अधिकारी को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। कैप्टन डिसिल्वा ने मेहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं, हम उन्हें कानूनी तौर पर सजा देंगे और मुझे लगता है कि अब्बास हमें जरूर बताएगा कि आखिर वह कैलाश को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। इंस्पेक्टर अब्बास ने कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखकर कहा,
मुझे लगता है अभी इस केस में और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तभी हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर कैप्टन डिसिल्वा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? तुम मेरी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, मगर तुम उस 2 टके की गुंडे की बात पर विश्वास कर रहे हो। अगर अब्बास तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ है तो मुझसे साफ साफ बात करो। इस तरह से मेरा गुस्सा किसी और पर मत उतारो। कैप्टन डिसिल्वा का साथ देते हुए मेहुल ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा। कैप्टन डिसिल्वा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उनको। वह मेरे पापा की काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। वह क्यों मारेंगे मेरे पापा को? और अगर तुम लोग उस कैलाश को सजा नहीं देना चाहते तो मैं अपने हाथों से उन्हें सजा दे दूंगा। जैसे ही मेहुल अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर कैलाश के कमरे की ओर आगे बढ़ने लगा, इंस्पेक्टर अब्बास ने मेहुल को रोकते हुए कहा, देखो, हम इस तरह उन्हें शूट नहीं कर सकते। उन्होंने सरेंडर किया है। मेहुल ने इंस्पेक्टर अब्बास को अपने से अलग करते हुए कहा, कोई मुजरिम अगर सरेंडर कर दे तो उसका मतलब यह नहीं कि उसने वह जुर्म किया ही नहीं। इस तरह तो हर क्रिमिनल संगीन से संगीन अपराध करने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देगा, तो क्या कानून उसे बेगुनाह समझकर माफ करता रहेगा? मेरे पापा ने स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने 20 बार अपने शरीर पर गोलियां झेली है इस देश की और इस डिपार्टमेंट की सेवा करने के लिए, और आज एक 2 टके का गुंडा उन्हें मारकर चला जाता है और तुम लोग सब बैठे हुए तमाशा देख रहे हो। उस कमरे में बैठा है मेरे बाप का कातिल और आप सब लोग बिल्कुल खामोश खड़े हो। मेहुल की बात सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट में खड़े ऑफिसरों का सर शर्म से झुक गया। यह बात सच थी कि तारक ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी और उन्हें इस हालत में देखकर हर ऑफिसर का खून खौलने लगा था। कहीं न कहीं उन्हें मेहुल की बात सच लग रही थी। इसी बार मेहुल ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप इस वक्त किस उलझन में फंसी हुई हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी पर जिसने हमला करके उनका कत्ल करने की कोशिश की है वह आपका एक करीबी है, मगर करीबी होने का यह मतलब तो नहीं ना कि किसी के इतने बड़े गुनाह को माफ कर दिया जाए, और आप चाहकर भी उनके इस गुनाह पर पर्दा नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वह स्पेशल डिपार्टमेंट में सबकी हाजिरी में हुआ है। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए मेहुल से कहा, देखिए, मैं आके के इमोशंस अच्छी तरह समझ सकती हूँ, मगर यह वारदात होते हुए किसी ने देखा नहीं है। हमने सिर्फ गोली की आवाज़ सुनी है, मगर किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है। ना तो सीसीटीवी फुटेज में कुछ रिकॉर्ड हुआ है, और कमरे के अंदर उन तीनों के अलावा और कोई मौजूद भी नहीं था जिसने यह सब कुछ होते हुए देखा हो। अनिका की बात सुनते ही कैप्टन डिसिल्वा गुस्से से चिल्लाने लगे, अरे तुम कहना क्या चाहती हो? तुम और अब्बास मिले हुए हो। तुम दोनों मुझे मेरे ही डिपार्टमेंट के सामने झूठा कह रहे हो, और अब्बास तुम पूरी तरह से भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। तुम तो हमेशा कहा करते थे कि तुम मुझे बहुत मानते हो, तुमने जो कुछ भी सीखा है वह मुझसे सीखा है, और आज क्या हो गया है तुम्हें? एक लड़के की बातों में आकर तुम मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए हो, और तो और मेरे ही डिपार्टमेंट को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें यह बता कि अंदर जो कुछ भी हुआ है उसमें एक इंटरनेशनल डॉन का नहीं बल्कि मेरा हाथ हो सकता है। क्या मैं अपने सीनियर पर गोली चला सकता हूँ? और अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो उठाओ अपनी बंदूक और तान दो मेरे सीने पर। कैप्टन की बात सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर भी अब इंस्पेक्टर अब्बास के बर्ताव से नाराज होने लगे थे। इंस्पेक्टर अब्बास और कैप्टन डिसिल्वा के बीच पिछले थोड़े दिनों में जो कुछ भी चल रहा था उसके कारण स्पेशल डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। मगर इस वक्त कैप्टन डिसिल्वा और मेहुल की बातें सुनकर जो भी लोग इंस्पेक्टर अब्बास के साथ खड़े थे वह भी धीरे धीरे कैप्टन डिसिल्वा की ओर झुकने लगे थे। अचानक ही एक ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा कि बिल्कुल ठीक बात है सर, मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक्त एक क्रिमिनल का साथ देना चाहिए। उस ऑफिसर की बात सुनते ही 2 से 3 ऑफिसर कैलाश के रूम में गए और उसे पकड़कर बाहर ले आए। उसको सबके बीच खड़ा करते हुए उस ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, मुझे लगता है अभी इसी वक्त हमें इस आदमी को सजा देनी चाहिए।
यह कहते हुए उसने अपनी गन निकालकर कैलाश के सामने तान दी। तभी इंस्पेक्टर ने उसका हाथ नीचे करते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और मैंने यह नहीं कहा कि मैं कैलाश की बात मानता हूँ और कैप्टन डिसिल्वा की बात नहीं मानता। मैंने सिर्फ इतना कहा है, हमें इस वारदात को लेकर और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जिससे हम सच्चाई का पता लगा सकें। और यह मत भूलो, खुद कानून भी कहता है कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाएं, मगर कोई बेगुनाह सजा का हकदार न बन जाए। यह देखना हमारा फर्ज है। कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अपने साथियों से कहा, इसका मतलब यह होगा कि अगर हमारे रिटायर ऑफिसर तारक कभी होश में ही ना आए तो इस गुनहगार को कभी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो सच्चाई से सिर्फ एक आदमी पर्दा उठा सकता है, वह है खुद ऑफिसर तारक मजुमदार। जब कैप्टन डिसिल्वा ने यह बात कही तो सभी लोग स्ट्रेचर पर लेटे तारक की हालत को देखने लगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिका की ओर देखकर कहने लगे, हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। यहाँ पर वक्त बर्बाद करने से इनकी जान पर खतरा बढ़ते जा रहा है। तभी मेहुल ने अपने पापा का शरीर पकड़ते हुए कहा, अब बचा क्या है खोने के लिए? जिस तरह का हमला मेरे पापा पर हुआ है, मुझे नहीं लगता मेरे पापा दोबारा कभी आंखें खोल पाएंगे। यह कहकर मेहुल अपने पापा के शरीर से लिपट कर रोने लगा। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की ओर मुड़कर अनिका से पूछा, क्या लगता है तुम्हें, तारक साहब दोबारा कभी होश में आ पाएंगे? क्या वह खुद यह बताने के लायक हो पाएंगे कि आखिर उन पर किसने हमला किया था? अनिका ने अब्बास की ओर देखकर कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दीजिए इंस्पेक्टर अब्बास। तारक मजुमदार को मैं 3 दिन के अंदर होश में लाकर रहूंगी। उसके बाद वह खुद हमें बता सकेंगे कि आखिर उन पर हमला किसने और कैसे किया था। मैं रिटायर ऑफिसर तारक मजुमदार को 3 दिन के अंदर होश में ला दूंगी। जैसे ही अनिका की यह बात लॉबी में खड़े सभी लोगों के कानों पर पड़ी, सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की बात सुनकर एक राहत की सांस ली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि अनिका इस दुनिया की सबसे काबिल डॉक्टरों में से एक थी। अगर अनिका ने यह बात इतने कॉन्फिडेंस से कही थी तो जरूर अनिका के पास कोई तरीका होगा जिससे बड़े साहब तारक मजुमदार को बचाया जा सकता था। तारक का बेटा मेहुल अनिका की बात सुनने के बाद स्ट्रेचर पर पड़े अपने पापा को देखने लगा। उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था और उनकी सांसें काफी धीमी पड़ चुकी थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के अंदर कोई जान नहीं बची थी। अपने पापा को इस तरह देखकर मेहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मेहुल ने अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सचमुच मेरे पापा को बचा सकती हो? अनिका ने बिना सोचे अपना जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मैं यह कर सकती हूँ। तभी वहां अपने हाथों पर पट्टी लगवाने के बाद पहुंची हुई रश्मि ने कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखकर कहा, यह नहीं हो सकता। हम सब यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि तारक सर ब्रेन डेड हो चुके हैं। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दोबारा उनके शरीर में जान लौट जाए? आज तक दुनिया में कभी कोई ब्रेन डेड इंसान वापस होश में नहीं आया है। उन्हें कुछ दिनों तक जबरदस्ती जिंदा रखा जा सकता है, मगर ऐसा करने से हम उनके शरीर को पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं दे रहे हैं। और आखिर अनिका यह सब कुछ क्यों करना चाहती है? पहले से जिस आदमी को इतना दर्द पहुंचाया गया हो, उस आदमी को और दर्द पहुंचाकर एक मुजरिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है सर हमें यह होते हुए रोकना चाहिए। कहीं न कहीं मेहुल को भी रश्मि की यह बात बिल्कुल सच लग रही थी, मगर वह किसी भी हालत में अपने पापा के बचने का कोई चांस गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए अनिका की ओर देखकर मेहुल ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि पापा ठीक हो सकते हैं? क्या आज तक दुनिया में कोई ब्रेन डेड आदमी फिर से अपने होश को संभाल पाया है? मेहुल की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। अनिका की बात सुनते ही मेहुल गुस्से से तिलमिला गया। वह चिल्ला चिल्लाकर अनिका से कहने लगा, यह किस तरह का मजाक है जहां मेरे पापा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम गोल गोल बात करके हम सबको उलझाने की कोशिश कर रही हो। एक तरफ कह रही हो कि तुम मेरे पापा को बचा सकती हो और दूसरी तरफ कह रही हो कि दुनिया में आज तक कभी कोई ब्रेन डेड इंसान
फिर से होश भी नहीं आया है। मेहुल का गुस्सा देखकर इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका के पास आकर धीमी आवाज में पूछा, अनिका, मगर यह तुम कैसे करोगे? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई दवाई है जिससे बड़े साहब को बचाया जा सकता है? अनिका ने कुछ देर तारक के शरीर की ओर देखने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि हम किस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिका ने अचानक ही जो सवाल पूछा था और उससे इंस्पेक्टर अब्बास काफ़ी हैरान थे, मगर अनिका की बात का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, हम क्रिस्टोफर और उसकी गैंग को पकड़ना चाहते हैं। अनिका ने एक दूसरा सवाल पूछते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, और हम क्रिस्टोफर और उसकी गैंग को क्यों पकड़ना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास के साथ साथ बाकी ऑफिसरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अनिका बात कहाँ ले जाना चाहती थी, मगर अनिका की बात का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, क्योंकि उसकी गैंग काफ़ी खतरनाक है। वह कोई ऐसी ड्रग का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो इंसान के शरीर के अंदर शैतानी ताकत पैदा करती है, और अगर इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं गया तो बहुत जल्द यह ड्रग दुनिया को तबाह कर देगा। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को यही रोकते हुए कहा, और वही ड्रग इस वक्त रिटायर्ड ऑफिसर तारक मजूमदार की जान बचा सकता है। अनिका की बात सुनते ही लॉबी में खड़ी सभी लोग चौंक गए। कैप्टन डिसिल्वा ने आगे आते हुए अनिका से कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करना चाहती हो? क्या जानती हो तुम अभी तक उस ड्रग के बारे में? अनिका ने कैप्टन डिसिल्वा की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कई दिनों से उसके बारे में छानबीन कर रही हूँ। मैंने अब तक जो भी स्टडी की है उससे यह बात साफ है कि वह ड्रग इंसान के शरीर के अंदर गजब की ताकत पैदा कर सकता है। उसके शरीर के अंदर जाते ही शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन होने लगते हैं। शरीर अपने आप को अपनी क्षमता से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। जैसे ही आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त ऑफिसर तारक मजूमदार की हालत काफ़ी नाजुक है, यह ड्रग उनके शरीर में जाते ही उनकी नसों को इतनी मजबूती दे देगा कि गोली लगने की वजह से उनको जितना भी नुकसान हुआ है वह नुकसान कुछ ही घंटों में उस ड्रग की वजह से दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि उनके शरीर में पहले से भी ज़्यादा ताकत आने लगेगी। हमारे पास उनकी जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अनिका की बात सुनने के बाद लॉबी में खड़े सारे लोग शॉक हो गए थे। सभी को अनिका की बात में सच्चाई नजर आ रही थी, मगर वह सब यह भी जानते थे कि अनिका की कही हुई बात में कहीं न कहीं कोई ऐसी बात थी जो इस वक्त उसे ठीक समझ नहीं आ रही थी। जब कैप्टन डिसिल्वा ने देखा कि इंस्पेक्टर अब्बास भी अनिका की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए, तो कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, यह पागलपन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो फिर हम में और उस क्रिस्टोफर में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्या हम भी एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? इस बात का जवाब अनिका ने देते हुए कहा, हम में और उस क्रिस्टोफर में यह फ़र्क है कि वह और उसकी गैंग उस ड्रग का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर ऐसी शक्तियाँ बढ़ाना चाहते हैं जिससे इंसानों का नुकसान हो, और उसकी गैंग का फ़ायदा, वह लोग अपने आप को इस दुनिया का मालिक बनाना चाहते हैं। वह लोग सबको अपने कदम में झुकाना चाहते हैं, मगर हम यहाँ एक सच्चे, ईमानदार और नेक ऑफिसर की जान बचाने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोनों की सोच में और दोनों के ड्रग के इस्तेमाल करने के कारण में काफ़ी फर्क है। जब कैप्टन डिसिल्वा ने देखा कि अनिका की बात सुनने के बाद मेहुल भी अनिका की बातों से सहमत नजर आ रहा था, तो कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे मगर ऐसा करना तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हमें पता है कि वह ड्रग कितना खतरनाक है, उसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं, इसलिए तो उसको इलीगल करार दिया गया है। क्या हम इतने खतरनाक ड्रग का इस्तेमाल ऑफिसर तारक मजूमदार पर करना चाहेंगे? क्या यह उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा नहीं होगा? इस बात का भी पलटकर जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जरा देखिए इनकी तरफ, कोई उम्मीद है इनके बचने की? लेकिन उस ड्रग के इस्तेमाल से हमें कहीं एक उम्मीद नज़र आ रही है कि हम ऑफिसर तारक मजूमदार को बचा सकें। जिस आदमी के जीने की उम्मीद हम पहले ही छोड़ चुके हैं, मगर इस ड्रग के इस्तेमाल से हमें उनकी ज़िंदगी की उम्मीद ज़रूर दिखाई देती है। पूछिए उनके बेटे मेहुल से, क्या वह यह रिस्क उठाना चाहते हैं या नहीं?
अनिका की बात सुनते ही मेहुल ने बिना सोचे अनिका से कहा, मुझे मंजूर है। अगर मेरे पापा के बचने की कोई भी उम्मीद है तो मैं वह रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। अनिका ने मेहुल की बात को सही बताते हुए इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखकर कहा, मैं इस ड्रग की ताकत को अच्छी तरह जानती हूँ। इसके अंदर अगर दुनिया को बर्बाद करने की ताकत है तो इस दुनिया को बर्बादी से बचाने की भी ताकत इसी ड्रग के अंदर छुपी है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो मेडिकल साइंस के लिए यह ड्रग एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इंसान के शरीर में जाते ही यह इंसान के जेनेटिक स्ट्रक्चर में वह बदलाव करता है जिससे इंसान का शरीर अपने आप ही हर बीमारी से और हर जख्म से बाहर उभरने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लेता है। अनिका की बातें सुनकर मेहुल की उम्मीद बढ़ने लगी थी। तभी कैप्टन डिसिल्वा ने मेहुल के पास आकर कहा, मेहुल, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ये ड्रग इतना खतरनाक है कि अब तक कई लोगों की जानें ले चुका है। इसके कई सारे साइड इफेक्ट हैं जो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। मेहुल ने कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखकर कहा, वैसे भी इस वक्त मेरे पापा एक लाश से बढ़कर कुछ नहीं है, और फिर आपको यह रिस्क उठाना ठीक क्यों नहीं लग रहा है? कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं कि मेरे पापा होश में आकर कहीं सच न बोल दें? यह पहली बार था जब मेहुल ने कैप्टन डिसिल्वा की नीयत पर शक किया था, मगर तभी कैप्टन डिसिल्वा ने बात पलटते हुए कहा, अरे अगर सर को होश आ जाएगा तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगा। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आंखों पर तुम्हारी तरह पट्टी लगा लूं। एक मरते हुए इंसान के शरीर के साथ उसकी जानकारी के बाहर इस तरह का सलूक करना ठीक नहीं होगा। क्या हमें मिस अनिका यह बता सकती हैं कि इससे पहले कभी उन्होंने यह ड्रग किसी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया था? अगर नहीं तो हमारे तारक साहब को इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। कैप्टन डिसिल्वा की बात सुनकर मेहुल फिर से गहरी सोच में पड़ गया। मेहुल को कंफ्यूजन में देखकर अनिका ने कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो इस ड्रग का इस्तेमाल मैं सबसे पहले अपने भाई के ऊपर करूंगी। मेरा भाई कई पिछले दिनों से हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। उसके शरीर की हर हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। वह जिंदगी में दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, या यह कहना मुश्किल है, मगर मुझे यकीन है कि इस ड्रग के इस्तेमाल से मेरे भाई के शरीर के अंदर उसकी हड्डियों को दोबारा मजबूती से देने की ताकत मिलेगी। उसकी हड्डियों में ग्रोथ होने लगेगा और टूटी हुई हड्डियां फिर से पहले की तरह ताकतवर बन जाएगी। मैं पहले ये ड्रग का इस्तेमाल अपने भाई पर करूंगी और रिजल्ट ठीक आया तो इस ड्रग का इस्तेमाल रिटायर्ड ऑफिसर तारक मजूमदार पर करूंगी। क्या अब आप लोगों को तसल्ली हुई? जब मेहुल ने सुना कि अनिका खुद उस ड्रग को पहले अपने भाई पर इस्तेमाल करने वाली थी तो मेहुल ने कैप्टन डिसिल्वा से कहा, मुझे मंजूर है, मुझे आगे कोई बहस नहीं करनी। मैं अपने पापा पर इस ड्रग का इस्तेमाल करने की परमिशन मिस अनिका को देता हूँ। जब कैप्टन डिसिल्वा को लगा कि अब आगे बहस करने के लिए उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था तो वह बस अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर सर झुकाए वहां खड़े रहे। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखकर कहा, सर, क्या मुझे वो ड्रग मेरे भाई और ऑफिसर तारक मजूमदार पर इस्तेमाल करने की परमिशन है? इंस्पेक्टर अब्बास अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह क्रिमिनल्स के पास से मिले हुए ड्रग का इस्तेमाल करना गैर कानूनी था, मगर इस वक्त उन्हें कानून से भी ऊपर इंसानियत के नाते अनिका को यह परमिशन देनी थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, लीगली तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मगर अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंस हो इस ड्रग के इस्तेमाल को लेकर तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। अनिका हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ तारक मजूमदार को लेकर हॉस्पिटल चली गई। अनिका के हॉस्पिटल जाने के बाद लॉबी में जमा भीड़ अपने अपने काम पर लौट गई। इंस्पेक्टर अब्बास वहीं लॉबी में अपने एक हाथ पर अपना सर रखकर एक कोने में बैठे रहे। जैसे ही कैप्टन डिसिल्वा अपनी केबिन में पहुंचे, रश्मि अचानक उनकी केबिन में आकर कहने लगी, सर, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द कैलाश के पास अपने गुनाह का कन्फेशन करवाना पड़ेगा। अपने ड्रावर से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर सिगरेट जलाते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने रश्मि से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस हमें कल सुबह का इंतज़ार करना है। देखते हैं कि आखिर यह ड्रग अनिका के भाई पर काम करता भी है
या उस लड़की ने अभी अभी नीचे जो कुछ भी कहा है बस वह एक ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कही हुई बात थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में मयूर गुलेरिया अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, बस अपनी आंखें खुली रखकर खिड़की से बाहर देख रहा था। मयूर अब धीरे धीरे काफ़ी नॉर्मल होने लगा था। हड्डियों के अलावा अब उसके शरीर में और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, मगर हाँ, मयूर का पूरा शरीर अभी प्लास्टर के अंदर कैद था। उसके बाकी सारे बॉडी फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहे थे। वह पूरी तरह से खतरे से बाहर था। पिछले कई दिनों से मयूर की देखभाल राजलक्ष्मी ने बहुत अच्छी तरह की थी। राजलक्ष्मी रोज की तरह मयूर को दवाइयाँ देने के बाद वहीं मयूर के कमरे में एक कोने में रखी चेयर पर सो गई थी। तभी अचानक अनिका, मेहुल और स्पेशल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसरों के साथ मयूर के कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से राजलक्ष्मी की नींद खुल गई और अनिका को देखते ही वह अपनी जगह से खड़ी होकर कहने लगी, अरे मैडम, आप आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? राजलक्ष्मी की इस बात पर रिएक्ट करते हुए मयूर ने कहा, वह मेरी बहन है, क्या वो मुझसे मिलने भी नहीं आ सकती? क्या अभी इस हॉस्पिटल में हर चीज़ तुम्हारी ही मर्जी से चलेगी? इतना याद रखना, मेरी बहन ने तुम्हें मेरा इलाज करने के लिए यहाँ बिठाया है, मेरी जिंदगी का मालिक बनने के लिए नहीं। मयूर और राजलक्ष्मी के बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक फिर शुरू हो गई थी। राजलक्ष्मी मयूर की बातों का जवाब देते हुए कहा, देखो, तुम मेरी बॉस के सामने मेरी बुराई करना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मयूर ने राजलक्ष्मी की बात का जवाब देते हुए कहा, अभी बुराई करना मैंने शुरू नहीं किया है। अगर तुम्हारी असलियत मेरी बहन जान लेगी तो तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल देगी। अनिका, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी यह असिस्टेंट मेरे साथ क्या क्या करती है? मयूर की बात सुनकर अनिका के साथ आए हुए लोग काफ़ी अक्वर्ड फील करने लगे थे। तभी मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह लड़की कभी भी और किसी वक्त मुझे नींद से जगा देती है और कभी इंजेक्शन लगाती है तो कभी कड़वी कड़वी दवाइयाँ पिलाती हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी मर्जी से बाथरूम भी नहीं जा सकता। जब मैडम कहेंगी तभी मुझे जाना है। इस बात का जवाब देते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई नर्स नहीं जो यह सब काम करूँ। बस तुम्हारी ही जिद थी कि यह सारा काम तुम्हारे लिए मैं करूँ, इसलिए मैं यह सब कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें नहलाने का। मयूर ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे जब मैं पहली बार हॉस्पिटल में आया था तब तुम ही ने मेरे कपड़े बदले थे, मेरे पूरे शरीर से खून साफ किया था। अब तुम क्या चाहती हो, मैं बार बार अलग अलग लोगों के सामने अपने कपड़े उतारूं? इसके बाद मयूर ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, और तो और, आपकी इस असिस्टेंट ने मुझे एक अमीर ज़्यादा सरफिरा पागल भी कहा, जिसे पैसों का बहुत घमंड है। मयूर की इस बात पर राजलक्ष्मी ने अपने एक हाथ से अपना मुंह छुपा लिया। जब अनिका ने हैरान होकर राजलक्ष्मी की ओर देखा तो राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, ऐसी बात नहीं है। आपका भाई कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान करता है। कभी कहता है मेरी पीठ खुजला दो, कभी कहता है मेरे सर के बाल काटो। असलियत में इसने मुझे नौकरानी बनाकर रख लिया है। अनिका जान चुकी थी कि अब मयूर और राजलक्ष्मी के बीच होने वाले झगड़ों का कोई अंत नहीं था, इसलिए मयूर की ओर देखते हुए अनिका ने मयूर को बड़ी ही सीरियस आवाज़ में कहा, मयूर, मुझे तुम्हारे इलाज का एक तरीका मिल गया है। अनिका की बात सुनते ही मयूर की आंखों में चमक आ गई। मयूर ने अपनी आवाज़ में तेजी लाते हुए कहा, मुझे पता था एक दिन मेरी बहन जरूर मेरे लिए कोई ना कोई इलाज ढूंढ निकालेगी। मैं भी काफ़ी दिनों से इस बिस्तर पर पड़ा पड़ा पूरी तरह से बोर हो चुका हूँ। और फिर यहाँ कोई अच्छी कंपनी भी नहीं है। बस इस बिस्तर पर लेटकर खिड़की के बाहर पेड़ पौधों को देखते रहता हूँ। अब तो मुझे उस पेड़ पर कितनी पत्तियाँ लगी हैं उसकी गिनती भी याद हो गई है। बस जल्द से जल्द मैं अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यह काम बड़ी आसानी से कर लोगी। मयूर की आंखों में अपनी बहन को लेकर जो विश्वास था उसे देखकर अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। अनिका ने मेहुल और बाकी साथी ऑफिसर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब लोग यहाँ आए हैं ताकि यह लोग देख सकें कि मैं तुम्हारा इलाज किस तरह से करने वाली हूँ। यह लोग इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि इसे सबूत के तौर पर पेश किया जाए। मयूर अनिका की बात सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो गया। अनिका ने अपनी पूरी बात समझाते हुए कहा, देखो,
मैं तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तुम्हें एक ड्रग दिया जाएगा जिससे तुम्हारे शरीर में तुम्हारी हड्डियों को मजबूती देने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अपने आप ही तुम्हारी हड्डियां जो इस वक्त पूरी तरह से टूट चुकी हैं, वह अपने आप को जोड़ने का काम शुरू कर देगी। यूँ कहा जा सकता है कि जिस तरह बचपन में हमारी हड्डियों के अंदर ग्रोथ होने लगती है, बिल्कुल वैसा ही ग्रोथ तुम्हारे शरीर में फिर से होने लगेगा। मगर इस बार ग्रोथ होने का वक्त बहुत कम होगा। काफी कम वक्त में तुम्हारी हड्डियों में फिर से पहले वाली जान वापस आ जाएंगी। मयूर को इस बात में जितनी उम्मीद नजर आ रही थी, उतनी ही यह बात परेशान करने वाली भी थी। मगर कहीं न कहीं मयूर को अपनी बहन पर बहुत विश्वास था। मयूर ने अनिका से कहा, क्या इस ड्रग की वजह से मुझे बहुत दर्द होगा? जैसे ही मयूर के मुंह से यह बात निकली, मयूर को एहसास हुआ कि कमरे में काफी लोग मौजूद थे और लोगों के सामने मयूर को कमजोर लगना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने आप को बड़े भैया और दीदी के बाद शहर का सबसे ताकतवर इंसान समझता था। इसलिए तुरंत अपनी बात पलटते हुए मयूर ने कहा, वैसे मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे बेहोश करके यह इलाज किया जाएगा या मुझे होश में रखा जाएगा। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, इस ड्रग के इस्तेमाल के दौरान मैं तुम्हें एनेस्थेसिया नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हारा इलाज बिना बेहोशी के ही करना होगा। मगर हाँ, इस ड्रग के शरीर में जाते ही जब तुम्हारी टूटी हुई हड्डियां होने लगेगी, तब तुम्हें काफी दर्द महसूस होगा। मगर तुम्हें वो दर्द बर्दाश्त करना होगा। तुम्हारी टूटी हुई हड्डियों को फिर से ताकत देने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। मयूर ने भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम तो जानती हो मुझे दर्द का एहसास कभी नहीं होगा। जब मेरी हड्डियों को तोड़ा जा रहा था तब भी मैंने दर्द बर्दाश्त कर लिया था। अब तो मुझे किसी भी दर्द का एहसास बड़ा नहीं लगने वाला। तुम जब चाहे मेरा इलाज शुरू कर सकती हो। अनिका ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, तैयारी शुरू करो। राजलक्ष्मी ने मयूर के शरीर से लगे सारे मॉनिटरिंग डिवाइस एक के बाद एक निकाल लिए। अनिका ने अपनी बैग से एक छोटा सा जार निकाला। उस जार के अंदर पानी जैसा लिक्विड भरा हुआ था। मेहुल और स्पेशल डिपार्टमेंट में आए बाकी फॉरेंसिक डॉक्टर बड़े ही ध्यान से अनिका की एक एक हरकत देख रहे थे। अनिका ने अपनी ही बैग से एक छोटा सा सिरिंज निकालकर उस जार में थोड़ा सा लिक्विड उस सिरिंज के अंदर भर लिया। उस सिरिंज के अंदर से हवा निकालने के बाद अनिका ने फिर एक बार मयूर की ओर देखकर कहा, अरे भाई, अभी भी वक्त है, सोच लो। इस ड्रग के शरीर में जाने के बाद क्या होगा या तो मैं भी नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि इस ड्रग के अलावा इस वक्त मेरे पास और कोई ऐसी दवाई नहीं जो तुम्हारी हड्डियों में जान भर सके। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी लोग भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि जिन जिन लोगों ने अब तक इस ड्रग का इस्तेमाल किया था, या तो वह पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे या तो इस दुनिया से जा चुके थे। चाहे यह ड्रग उनके शरीर में शैतानी ताकत भर देता था, मगर उन सभी लोगों का अंजाम काफी खौफनाक हुआ था। मेहुल के लिए यह बात जानना बहुत जरूरी था कि यह ड्रग असरदार है या नहीं। मयूर के ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट के बाद ही वह अनिका को इसका इस्तेमाल अपने पापा तारक मजुमदार पर करने की इजाजत देने वाला था। मयूर ने जैसे ही अनिका के मुंह से अपने लिए भाई शब्द का सुना, वह काफी इमोशनल हो गया। अनिका न सिर्फ गुलेरिया परिवार की बेटी थी, बल्कि अनिका वही दीदी थी जिसका मयूर काफी सालों से बहुत बड़ा फैन था। बलबीर सर की सबसे अच्छी शागिर्द यानी कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी मयूर की बहन थी। यह बात सोचकर मयूर गुलेरिया की छाती चौड़ी होने लगी थी। मयूर ने अनिका की ओर देखकर कहा, शुरू हो जाओ मेरी बहन। अनिका को उस ड्रग की छोटी छोटी बूंदें मयूर के हड्डियों के हर उस टूटे हुए हिस्से तक पहुंचाना था जिसे वह पुनर्जीवित करना चाहती थी। इसके लिए अनिका को कई बार मयूर को ऐसी जगह सुइयां चुभानी पड़ेगी जहां मयूर को पहले से बेहद दर्द महसूस हो रहा था। धीरे धीरे अनिका ने मयूर के शरीर से सारे प्लास्टर हटाना शुरू किया। प्लास्टर हटाते वक्त भी मयूर को काफी दर्द महसूस हो रहा था। मयूर के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वह दर्द के मारे चीखना चाहता था, मगर वह अपने आप को ऐसा करने से रोक रहा था। अनिका ने मयूर से कहा, अगर सुइयां चुभाते हुए तुम्हें ज्यादा दर्द महसूस हो जिसे तुम बर्दाश्त न कर सको
तो बस मुझे कह देना कि रुक जाओ, या बस चिल्लाना शुरू कर देना, मैं तुरंत अपने आप को रोक लूंगी। मयूर ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका ने जैसे ही पहली बार मयूर की टूटी हुई हड्डियों पर सुई चुभाना शुरू किया, मयूर का पूरा शरीर एक साथ जैसे सिकुड़ने लगा था। मगर जैसे ही मयूर के शरीर में कुछ हरकत हुई, मयूर के पूरे शरीर में जानलेवा दर्द उठने लगा। मयूर किसी तरह अपने गले में छिपी चीख को दबाने की कोशिश कर रहा था। राजलक्ष्मी बड़े ही गौर से मयूर को देख रही थी। वह जानती थी मयूर एक काफी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला लड़का था। लोगों के सामने देखकर वह अपनी कमजोरी लोगों पर जाहिर नहीं करना चाहता था। अनिका बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे मयूर के पांव की हड्डियों में अलग अलग जगह पर सुइयां चुभाने लगी। मेहुल और स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी लोग मयूर को इस हालत में तड़पता हुआ नहीं देख पा रहे थे। राजलक्ष्मी समझ चुकी थी कि जब तक लोग कमरे में मौजूद होंगे, मयूर ठीक से अपने को होने वाले दर्द को बयान नहीं कर पाएगा। इसलिए राजलक्ष्मी ने मेहुल और साथी ऑफिसरों को जाकर कहा, क्या आप लोग कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जा सकते हैं? वो क्या है कि मयूर एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला लड़का है, किसी के सामने अपने आप को कमजोर नहीं बता सकता। वो अगर आप लोग इस कमरे में मौजूद रहेंगे तो वह कभी यह कबूल नहीं करेगा कि उसे दर्द महसूस हो रहा है। पेशेंट के लिए यह जानलेवा भी हो सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही मेहुल स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसरों के साथ कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग कमरे से बाहर गए, मयूर ने अपने गले में छिपी चीख को बाहर निकाला। दर्द के मारे मयूर जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें शायद लाइफ केयर हॉस्पिटल के 22 मालों तक सुनाई देने लगी थी। बाहर खड़ा मेहुल मजुमदार और स्पेशल डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक डॉक्टर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन सबके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मयूर का दर्द वो खुद महसूस कर पा रहे थे। तभी मेहुल के फोन पर कैप्टन डिसिल्वा का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, क्या इलाज ठीक से चल रहा है? उस मैसेज का रिप्लाई करने के बदले मेहुल मजुमदार ने कैप्टन डिसिल्वा को कॉल लगाकर कहा, मुझे लग रहा है कि जो ड्रग उस लड़की को दिया गया है उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। वह लड़का इस वक्त दर्द के मारे चीख रहा है। यह कहते हुए मेहुल ने अपना फोन मयूर के कमरे के दरवाजे की ओर कर दिया, जिससे कैप्टन डिसिल्वा मयूर की चीखें अच्छी तरह सुन सके। कुछ देर बाद फोन फिर से अपने कान पर लगाते हुए मेहुल ने कैप्टन डिसिल्वा से कहा, दर्द से भरी इस लड़के की चीखें हम सुन नहीं पा रहे हैं। पता नहीं वह लड़का इस दर्द को बर्दाश्त कर भी पाएगा या नहीं। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी इंसान ने कभी इतना दर्द अपनी जिंदगी में झेला होगा। वह सब कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि वह ड्रग किसी काम का है भी या नहीं। क्या उस ड्रग को मेरे पापा पर इस्तेमाल करके मेरे पापा की जान बचाई जा सकती है या नहीं।